ओके जी, वेलकम बैक। सो अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज़ एक बारहा कही कि जो मेरे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के जितने भी प्रोसेसेस हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के, एक्सेप्ट वो जो टॉप पे एक दो हैं उस एक्सेप्शन के अलावा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन के अंदर दो प्रोसेसेस हैं। एक है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क और दूसरा है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। इसी तरह स्कोप के अंदर भी दो प्रोसेसेस हैं, एक है वैलिडेट स्कोप और एक है कंट्रोल स्कोप। बाकी सब में एक एक ही प्रोसेस है। तो ये जो कंट्रोल स्कोप है, कंट्रोल स्केड्यूल, कंट्रोल रिस्क वगैरह वगैरह, मॉनिटर रिस्क, ये सारे के सारे प्रोसेस हैं। इनके इनपुट पे मेरे पास डब्ल्यूपीडी आता है। डब्ल्यूपीडी को मैं कंपेयर करता हूँ विद माय प्लान। दैट मीन्स मेरा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस डाटा है कि इस वक्त करंट क्या लेवल चल रहा है, उसको मैं कंपेयर करूंगा विद माय प्लान। अगर तो दोनों मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है मेरे दोनों चीजों में वर्क कोई वेरिएंस नहीं है। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है तो डिफरेंस होने की वजह से हम कहेंगे कि वेरिएंस है, और जब वेरिएंस आती है तो हम उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शन सजेस्ट करते हैं। कोई करेक्टिव एक्शन हो सकता है, कोई करेक्शन हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमें स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान जो हमने बनाया था, वो प्लान हमें बताता है, अगर आपको याद हो पूरे के पूरे जितने भी हमने प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में प्लान बनाए, वो प्लान हमें क्या बता रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू प्लान, हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट एंड हाउ वी आर गोइंग टू मॉनिटर एंड कंट्रोल। तो अब हम मॉनिटर कर रहे हैं तो जाहिर है वो मॉनिटर हम कैसे करेंगे, जो कुछ प्लान के अंदर लिखा हुआ है उसको सामने रखते हुए। और प्लान के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ होगा रिगार्डिंग मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, हाउ दिस वर्क ऑफ एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन विल बी अकम्प्लिश्ड। आप किस तरह से अपने स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट को मॉनिटर करोगे, क्या मेथड आप यूज करोगे, फिर हु शुड बी इन्वॉल्व, कौन ये काम करेगा। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो पार्ट है, हाउ द रिजल्ट शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड प्रेजेंटेड, क्या ये सारी बातें मैं पेपर पे लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्या करूंगा, देन हाउ चेंजेस विल बी हैंडल्ड। ये सारे का सारा मुझे एंगेजमेंट प्लान के अंदर आ जाएगा। एक और टूल एंड टेक्निक जो हम यूज करते हैं इसके अंदर, एक दो तीन, वो है रूट कॉज एनालिसिस, ऑल्टरनेटिव एनालिसिस। दो चीजें, रूट कॉज, अगर फॉर एग्जांपल जो करंट डिजायर्ड लेवल है, करंट लेवल है, वो है रेजिस्टेंट, और आपने वो एग्जांपल देखी थी उसमें हमने ये कहा था कि हम पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि यार ये रेजिस्टेंट क्यों है, और फिर उस रेजिस्टेंट जो है स्टेक होल्डर, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन रीजंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब उस एड्रेस करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, उनको हम ऑल्टरनेटिव एनालिसिस के थ्रू चेक कर सकते हैं कि यार इस चीज को इंगेज करने का बेहतर तरीका क्या होगा, इस स्टेक होल्डर को रेजिस्टेंट से सपोर्टिव बनाने के लिए बेस्ट मेथड क्या होगा, तो वो हम ऑल्टरनेटिव एनालिसिस के थ्रू वो चेक कर लेंगे। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स जब अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि यार स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स हम मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में यूज करेंगे, और वो हमें हेल्प करती है बड़ा क्लियरली। एक एक चीज होती है, मतलब आपको विजुअली वो बड़ा क्लियर बता देती है कि यार इस वक्त करंट लेवल ये है, डिजायर्ड ये है, और ये वेरिएंस है। सो दिस इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन, और आप कह लें कि इंडिकेशन ऑफ the variance between the current and the desired levels। ठीक है, सो हम इसको भी एज अ टूल एंड टेक्निक ऑफ दिस प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इन सारी चीजों को हम यूज करके हम ये देखेंगे, हम वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यार मसला कहाँ पे आ रहा है, उसकी रूट कॉज क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली हम उसके बारे में उस वेरिएंस को एड्रेस करने के लिए या उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन सजेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक स्टेक होल्डर को एक एक्टिविटी एक असाइन की है और वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, या वो एक्टिविटी ड्यू टाइम तक नहीं आई, तो क्यों नहीं आई, मैं उनको कॉल करके चेक करूं, मैं उनसे मिलने चला जाऊं, मैं उनसे पूछूं कि यार खैरियत है, मतलब ये चीज अभी तक नहीं आई। और अगर वो मेरी फोन कॉल भी रिटर्न नहीं कर रहा, देन आई मस्ट बी कंसर्न कि यार ऐसा क्या हो गया हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर के हमारा एक स्टेक होल्डर है वो बात ही नहीं कर रहा। एंड देन अकॉर्डिंगली मैं उन स्टेक होल्डर से बात करके और अपने इस मसले का हल निकालने की कोशिश करूंगा।
ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ना 1-2 बातें आप ज़हन में रखिएगा, वो ये कि जो स्टेक होल्डर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी करना है ना आपने, सॉरी, स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट को मॉनिटर भी करना है, तो वो मॉनिटर करने के लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। मसलन मुझे कैसे पता चलेगा कि एक स्टेक होल्डर, फॉर एग्जांपल एक स्टेक होल्डर है, मेरे पास प्रोजेक्ट टीम मेंबर है और वो मेरे प्रोजेक्ट से खुश है, या कोई फंक्शनल मैनेजर है, वो मेरे प्रोजेक्ट से खुश है या नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट उसके लिए कोई मसले तो नहीं खड़े कर रहा, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं कम्युनिकेट करूंगा। और इस सिलसिले में ये सिर्फ पूछ लेना काफी नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, अगर आप प्रैक्टिकली देखें, बाज दफा आप किसी से पूछें हाँ भाई क्या हाल है, तो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर आप मजीद अगर उसको इनक्वायरी कैसे चल रही है सेल्स, वो वहां से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा सा पीछे आ जाता है, वो कहता है बस यार चल रहा है, शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। और फिर आप मजीद पूछें तो फिर वो आपको मजीद बताना शुरू करेगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स आपको तब पता डिस्कवर होना शुरू होगी। सो दैट मीन्स अगर मुझे स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट को भी चेक करना है, तो मैं उस स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करूंगा। और जैसे मैंने आपको कहा, सिर्फ कम्युनिकेट में ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पूछना काफी नहीं है। यू नीड टू, इसको आप कहें कि इन्वेस्टिगेट दैट थिंग, और यू नीड टू इंक्वायर दैट थिंग इन मोर डेप्थ, ठीक है। और इस इन सारी चीजों को करने के लिए आप जब कम्युनिकेट करते हो, तो सिर्फ महज उनका जवाब काफी नहीं होता, आपको कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो यूज करने पड़ते हैं। एक उनमें से है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है, लाइक अगर कोई बोल रहा है और कोई स्टेक होल्डर बात कर रहा है और मैं उसको सुन रहा हूँ, महज सुन रहा हूँ, जिसको आप कहते हैं मैं सिंपली हियरिंग कर रहा हूँ, और मैं साथ साथ अपना माउस पकड़ा हुआ है और मैं अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम भी कर रहा हूँ। तो ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक सुनने का अमल है, दैट्स इट। एक्टिव लिसनिंग इज मोर देन दैट। एक्टिव लिसनिंग के अंदर आप क्या करते हो? एक तो ये कि आप अपनी नॉन वर्बल जो आप कह लें कि बॉडी के एलिमेंट्स हैं, या आपके जो बिहेवियर है अदरवाइज बोलने के अलावा, उन नॉन वर्बल क्यू के थ्रू या इशारों के थ्रू, या अपना जो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हो नॉन वर्बल, उसके थ्रू ये कन्वे करते हैं कि भाई मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, मैं इसको रोक दूंगा, मैं उनकी तरफ रुख करके अपना चेहरा उसकी तरफ करके और सुनना शुरू करूंगा, हाँ भाई अब बोले, ठीक है। तो इससे उनको अंदाजा होगा। और इसी तरह नॉन वर्बल क्यूज जो ये दे रहा होगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स, उसकी टोन ऊपर नीचे जो हो रही है, उन पे भी मैं नजर रखूंगा कि यार ये क्यों या किस फीलिंग में ये बात कर रहा है। अच्छा, फिर गाहे बगाहे मैं खुद भी सर हिला के, हाँ ना करके, ओह सॉरी, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे करके, हो वाओ, हाँ दैट्स इट, ओके, फाइन, आई सी, नाउ अंडरस्टैंड, इस तरह की बातें करके आई वुड लाइक कि यार मैं उसको ये मैसेज दूं कि आई एम एक्टिवली लिसनिंग, ठीक है। और आखिर पे आप में भी जब बात खत्म हो जाए, तो एक आधा फीडबैक क्वेश्चन कर दें, या आप कहें कि ओके अब यार मुझे समझ आ गई कि आपके ये 3 मसले हैं, सो दैट उसे अंदाजा हो कि आपने एक्टिव लिसनिंग की है। इससे एक्चुअल में इट बिकम्स इजियर फॉर द स्टेक होल्डर टू एक्सप्रेस हिम और हरसेल्फ। अच्छा, इसी तरह बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना, आपकी कुछ लीडरशिप जो है ना स्किल्स इसमें होने चाहिए, मोटिवेट कर सकें लोगों को आप, फैसिलिटेशन, बात करना आसान हो, अदरवाइज काम करना आसान हो, और इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आपकी अपनी इमोशंस एंड फीलिंग्स एज वेल एज दूसरे की फीलिंग्स, दोनों आप कंसिडर करते हो। दूसरे की तो समझ आती है कि यार मैं स्टेक होल्डर क्यों ऐसा कर रहा है, ये मैं समझूंगा, बट व्हाट अबाउट योर ओन फीलिंग? योर ओन फीलिंग से मुराद ये होता है कि बाज दफा आप एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं, एंड देन यू कम बैक टू योर रूम, और अब वहां पे आप अपनी सीट पे बैठते हैं, तो यू रियलाइज कि यार मैं शायद बिला वजह गुस्सा कर रहा हूँ, या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपकी अपनी फीलिंग्स है। अगर ऐसा है तो फिर आप अपने आप को एक रैशनल अप्रोच में लाने के लिए आप इसको रोक देंगे और अपने स्टेक होल्डर के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। ये अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली
बड़े अच्छे तरीके से स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट उसको मॉनिटर करके और रिफाइन भी कर सकते हो। ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि आप किसी से पूछेंगे तो आपको वो कहेगा आई एम गुड थैंक्स, लेकिन अगर आप ज़्यादा पूछेंगे तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने प्रॉब्लम्स जो है वो बताएगा और उसमें आपको नॉन वर्बल क्यूज़ भी ऑब्जर्व करने पड़ेंगे जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा। तो दिस वे आप अपने स्टेक होल्डर के साथ एंगेजमेंट का वो चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो। अच्छा, अब इसका आउटपुट क्या है? किसी भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस के आउटपुट क्या होते हैं? आपको याद है किसी को? WPI। डब्ल्यूपीआई, वो जो डब्ल्यूपीडी को हमने प्लान और उसके साथ कंपेयर किया तो एक तो आगे डब्ल्यूपीआई, और इस डब्ल्यूपीआई का मेनली मकसद ये होता है वो हमें ये बता देता है कि वेरिएंस है या नहीं। करेक्ट? अच्छा, अब अगर वेरिएंस हो, अगर वेरिएंस हो तो हम ये देखते हैं कि वेरिएंस थ्रेशोल्ड लिमिट से अंदर है या बाहर। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर है तो फिर क्या होगा? फिर मैं कोई करेक्टिव एक्शन शायद लेना चाहूँ। ठीक है? और वो करेक्टिव एक्शन ज़ाहिर है जब मैं लूँगा तो मे बी मेरा कोई प्लान चेंज हो रहा हो या मेरा कोई प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा हो या फिर मेरे ओपीएस चेंज हो रहे हैं। मैं आखिरी ये आज फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ हाइलाइट कर रहा हूँ, इसको आपने याद ज़रूर रखना। आउटपुट पे या तो मेरा, मैंने जैसे कहा कि डब्ल्यूपीआई आई आएगा और उसके नतीजे में चेक करूंगा वेरिएंस है या नहीं है, और अगर वो वेरिएंस मेरी थ्रेशोल्ड या आप कह लें एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर है तो मैं कुछ सोचूंगा कि इसके बारे में किया जाए। मींस मैं कोई करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन या करेक्शन लूंगा। और अगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार ऐसा नहीं, अब ऐसा किया जाए, तो बेसिकली मैं अपने इस प्लान को या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को चेंज कर रहा हूँ। और ये प्लान या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अगर चेंज हो जाता है तो जाहिर है उसके लिए मुझे चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ेगी, तो ये भी उसका आउटपुट है। सो डब्ल्यूपीआई, ठीक है, एक आउटपुट आता है जो कि जनरली वेरिएंस की शक्ल में आता है। चेंज रिक्वेस्ट दूसरा आउटपुट आता है। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट हो सकता है। इसी तरह प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट भी अपडेट हो सकता है। अब आते हैं ओपीएस अपडेट। ओपीएस अपडेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार प्रॉब्लम ऐसी आ गई है, वेरिएंस ऐसी आ गई है, या जो रूट कॉज हमने इस वेरिएंस का निकाला है, चेक किया है, तो उससे हमें पता चला कि यार ये रीजंस, ये प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम को में से एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यार ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसी बनी हुई है, वो पॉलिसी बेसिकली कहती है कि आप इस तरह ही लाजमी करें, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे चेंज कर सकता है? प्रोजेक्ट मैनेजर तो अपनी एक टेम्परेरी सी दुनिया आबाद करके वहां पे काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ओपीएस के अंदर कोई प्रॉब्लम है या आपको टेम्परेरी उसके अंदर चेंज चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉस्ट रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीज लिखी हुई है, लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स के अंदर लिखी हुई है कि जब भी आप 1 लाख से ऊपर पैसा स्पेंड करेंगे ना, तो आपने 1 मिनट पे या एक केस मूव करना है और उसकी यू नो अप्रूवल जो है वो सो एंड सो पर्सन देगा, डायरेक्टर देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा, ये वो। अच्छा, अब ये नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए या छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन लेट्स से मेरा प्रोजेक्ट बड़ा। अब मेरे प्रोजेक्ट पे हर रोज 1 लाख से ऊपर बात जाती है और इसकी वजह से मुझे बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब ये बात मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी, ये तो ओपीएस ने, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज ने हम पे ऊपर ये फोर्स किया हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो ये दरख्वास्त कर सकता है कि सर आप या तो इसको अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दें, 1 लाख से ऊपर कर दें, या फिर आप एक बात कर दें कि यार हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो इस वाले पॉलिसी से एग्जाम्प्टेड है। कुछ ऐसा हमें एक ऑर्डर इशू कर दें, एक लेटर, एक मेमो, एक ईमेल दे दें, सो दैट हम ये रोज रोज की जो इस मुसीबत है, हर रोज हम एक नई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और हमारे प्रोजेक्ट पे तो लाख, तो क्या रोज 1.5, 2, 2, 3 3 लाख रुपए खर्च हो रहा होता है। ठीक है? सो अब ये जो चीज अपडेट होगी, ये ओपीए का अपडेट होना है, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो। और अगर ऐसा होता है तो ये भी मेरे पास इसी कंट्रोल प्रोसेस का या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस का आउटपुट होगा। तो ये 3 4 आउटपुट्स हर हर में होते हैं और इसी तरह मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के अंदर भी है। ठीक है जी। अच्छा, अब अच्छा, यहाँ पे बात लिखी हुई है कि इवन इफ आप ट्राई पूरी करें और आप कहें कि यार मैंने एक्टिव लिस्टिंग भी की, मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस भी यूज की, मैंने लीडरशिप भी की, बट स्टिल पीपल मे नॉट फील कंफर्टेबल शेयरिंग बैड न्यूज, स्पेशली मसलन
अगर एक एक्टिविटी लेट हो गई है, तो वो आपको कैसे बताएँगे कि यार एक्टिविटी लेट हो गई है, ये मे बी उनकी अपनी कमज़ोरी हो। अच्छा, या एक एक्टिविटी लेट हुई हो और उसकी रीज़न ये हो कि यार मुझसे गलती हुई थी, तो अब मैं इस चीज़ को कैसे एडमिट करूँगा? आपने अपने लीडरशिप स्किल्स के थ्रू आपने ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि लोग आपके पास ऐसी तमाम न्यूज़ रिया जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो आपसे शेयर करने में हेजिटेंट ना हो। ठीक है? यही एंगेजमेंट है। यही आपको मैंने शुरू में कहा था कि एंगेजमेंट कैसे होती है? एंगेजमेंट का मतलब है रिलेशनशिप बिल्डिंग, और रिलेशनशिप आप कैसे बिल्ड करोगे? द वे यू डू इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। are a relationship of mutual respect, sincerity, a relationship where people can express themselves. ठीक है? और यही स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है। अच्छा जी, सॉरी। अब मैंने अभी जैसे कहा कि जब आप ये बातें लोगों से करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो उसके नतीजे में आपके सामने कुछ चेंज रिक्वेस्ट आ सकती है वेरिएंस की वजह से, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। वो क्या है? चेंज रिक्वेस्ट अबाउट वो जो आपने रिकमेंडेशन दी है कि यार ये मसला आ रहा है और इस मसले को हल करने के लिए मेरा करेक्टिव एक्शन ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो उसके लिए चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करोगे। इसी तरह अभी तो शायद प्रॉब्लम नहीं आई उतनी, या आई है, या समझे कि आई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई, और मुझे अंदाजा हुआ कि यार इस दफा तो हम बच गए, अगली दफा शायद इट मे कॉज अ प्रॉब्लम। तो उस ये एक पोटेंशियल रिस्क है, उस पोटेंशियल रिस्क को फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए, जिसको हम प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं, हम शायद उसके लिए कोई सजेशन दें या एक्शन रिकमेंड करें। अगेन दैट विल गो थ्रू अ चेंज रिक्वेस्ट। देन वेज टू इम्प्रूव एंगेजमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। दैट मीन्स जो इस वक्त मेरा करंट एंगेजमेंट का लेवल है, वो शायद डिजायर्ड लेवल के मुताबिक नहीं है। उसको बेटर बनाने के लिए हम प्लान के अंदर या डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस करें। ठीक है? सो इन सारी चीजों को, जब भी मैंने आपको ब्लैंक स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले बताया कि चेंजेस जो होंगी वो वेरिएंस के नतीजे में, जब हम प्लान को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, तो उनके दरमियान अगर वेरिएंस आ जाए, तो हम ये पहली बात ये देखते हैं वेरिएंस थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंदर है या नहीं है। अगर अंदर है तो जाहिर है फिर हम हो सकता है प्रिवेंटिव एक्शन ले लें कि यार इस दफा तो लिमिट के अंदर है, लेकिन प्रिवेंटिव, लेकिन अगर वो प्रिवेंटिव एक्शन आएगा, उसके लिए चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि हम उसे, वो हो सकता है वेरिएंस थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर होगा, तो मैं कोई करेक्टिव एक्शन करूंगा। अब वो करेक्टिव एक्शन करने के लिए भी मुझे चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ेगी। इसके आउटपुट पे वो WPI आ जाएगा, जो भी हमने कहा। अपडेट आ जाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के। और कौन कौन से प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, अगेन अगर आप देखें तो वही डॉक्यूमेंट्स है: इशू लॉग, स्टेक होल्डर रजिस्टर, रिस्क रजिस्टर, लेसन रजिस्टर। ठीक है? इस वाले प्रोसेस में ये वाला एक इजाफी है, क्योंकि ये सारा ये स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर रजिस्टर है। यहाँ पे स्टेक होल्डर रजिस्टर के अंदर क्या क्या चीजें अपडेट हो सकती हैं? एक तो ये हो सकता है कि यार हमने एक नया स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लिया। ये भी हो सकता है कि यार एक स्टेक होल्डर को हमने जो सोचा था इसकी पावर और इंटरेस्ट इतना है वो चेंज हो गया हो। हमने इस स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट ये सोची थी वो चेंज हो गई हो, या नई चीजें ऐड हो गई हो। हमने एक स्टेक होल्डर का जो क्लासिफिकेशन की थी वो उस वक्त कुछ और थी, अभी कुछ और हो सकती है। ये सारी की सारी चीजें हम जो डॉक्यूमेंट है स्टेक होल्डर रजिस्टर को अपडेट करेंगे उसके अंदर आ जाएगी। सो अब अगर मैं इस नॉलेज एरिया को यहाँ पे कंक्लूड करूँ, तो वो किन बातों में होगा? तीन तीन चार मोटी बातें जो आपके माइंड में होनी चाहिए, वो क्या है? पहली बात ये कि स्टेक होल्डर्स कुछ किसी ऐसी बला का नाम नहीं है जो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर बर्डन बने हुए हैं, या जो हमारे प्रोजेक्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो होंगे जरूर, लेकिन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा ये काम है कि हम स्टेक होल्डर्स को, उनकी इंपॉर्टेंस को समझें, एंड कोशिश ये करें कि यार उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए फेवरेबल वे में यूज करें। मैक्सिमम उनकी सलाहियतों को, उनकी एक्सपर्टीज को, और जो कुछ उनके पास है उसको हम यूज करें। देन कोशिश करें कि हम स्टेक होल्डर्स को जितना जल्दी मैक्सिमम आइडेंटिफाई कर सकें कर लें। लेट आएंगे तो हमारे लिए मसला होगा। और फिर सिर्फ एक दफा आइडेंटिफाई करके और उनकी क्लासिफिकेशन करके और उनकी पावर इंटरेस्ट देख के बैठ नहीं जाना, कंटिन्यूसली उसको रीएवैल्यूएट करना है। एंड देन आपने उनकी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है, उनके एंगेजमेंट लेवल को और इन्फ्लुएंस को ठीक करना है, मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करते रहना है। और कोशिश करें कि हम अपने प्रोजेक्ट के आखिरी दिन तक
तमाम स्टेक होल्डर्स को, मींस कुछ ऐसे स्टेक होल्डर होंगे जो दरमियान में ड्रॉप आउट हो जाएंगे, बट स्टिल हम जो बाकी हैं जो जिन्होंने आखिर तक चलना है उनको अपने साथ लेके चलें, ठीक है। सो दैट्स ऑल, with this we conclude our stakeholder engagement knowledge area as well as our today's lesson. So we'll start communication management inshallah tomorrow, और डे आफ्टर टुमारो ही कम्युनिकेशन खत्म करके और इंटीग्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। कम्युनिकेशन छोटा है बिल्कुल, तो हम परसों जो है वो दो नॉलेज एरिया करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी नाउ और यू मे आस्क मी लेटर एज वेल इफ यू वांट। क्लियर? थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह जी हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।